तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर जो सामने निकल कर आ रही कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे गिराने के मामले में सीबीआई की गवाही आज पूरी। बीजेपी नेता आडवाणी जोशी और उमा भारती समेत 32 आरोपियों को आज कोर्ट से लगा बड़ा झटका, वहीं सभी को किया गया तलब। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या से ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे गिराने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो गई है। अब मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया है। वहीं आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के मामले में राजनीति के बड़े नाम शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, वहीं विश्व हिंदू परिषद के भी कई नेता शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपियों के बयान अब दर्ज किए जाएं। वहीं अयोध्या में स्थित विवादित ढांचा गिराने के आपराधिक मामले में सीबीआई के गवाह पूरे हो जाने के बाद अब आरोपियों की गवाही दर्ज करके उनका भी पक्ष जाना जाएगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि जो ढांचा गिराया है बाबरी मस्जिद का, वो बीजेपी के इन नेताओं की वजह से ही लोगों ने उस ढांचे को तोड़ा है, गिराया है, और जिसके बाद अब इन आरोपियों से कोर्ट पूछेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो चीन की राह पर अब नेपाल ने भी दी भारत को युद्ध की धमकी, कहा हमारी सेना लड़ना भी जानती है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि चीन के बाद अब नेपाल भी युद्ध करने के लिए भारत से तैयार हो गया है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो नेपाल की सेना भारत को जवाब देगी। पोखरेल ने भारतीय सैन्य प्रमुख की हालिया टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सेना बातें करने के लिए नहीं, वो पेशावर से सेना है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करेगी। दरअसल सैन्य प्रमुख एम नरवणे ने सीमा विवाद को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए कहा था कि नेपाल किसी दूसरे के इशारे पर ऐसा कर रहा है। उनके इस बयान पर नेपाल में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और अब रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने उसका जवाब दिया, कहा कि भारत से हमारी सेना लड़ने के लिए भी तैयार है। अगर युद्ध की भी जरूरत पड़ती है तो जो है नेपाल की सेना भारत से युद्ध भी करेगी। तो ये काफी बड़ा संकट चारों तरफ भारत के मंडरा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो तबलीगी जमात के मामले में पुलिस ने 14 देशों के 294 जमातियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि तबलीगी जमात के मरकज केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को साकेत कोर्ट में 14 देशों के 294 जमातियों के खिलाफ 15 चार्जशीट दाखिल की हैं। पुलिस की चार्जशीट पर साकेत 17 जून को संज्ञान लेगा। इससे पहले भी मंगलवार को भी दिल्ली पुलिस ने मरकज मामले में 20 देशों के 82 तबलीगी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट 12 जून को फैसला सुनाएगा। तो ये काफी बड़ी कार्रवाई की जा रही है अब दिल्ली पुलिस की। वहीं दिल्ली पुलिस ने और कोर्ट ने कहा है कि अभी तक मरकज मामले में किसी भी तबलीगी जमाती की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये भी कोर्ट ने साफ कह दिया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है तबलीगी जमात को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ऑनलाइन अभियान आज सोनिया राहुल समेत 50 लाख कार्यकर्ता करेंगे अपनी बात। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े के बीच अब जो है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरे जा रही है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जुटाने का लक्ष्य रखा है। ऑनलाइन अभियान के जरिए कांग्रेस किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के मुद्दों को उठाकर उन्हें साधने की कवायद करेगी। कांग्रेस अपनी मांग को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में कहा कि हम मुश्किल में फंसे लोगों के मुद्दे उठाएंगे और केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि लोगों की मदद करने के लिए भी कांग्रेस द्वारा की गई मांगों पर विचार करें। तो ये काफी बड़ी मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से और ये आंदोलन देखते हैं कितना प्रभावशाली रहता है मोदी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो शनि धाम मंदिर में धार्मिक सभा आयोजन के आरोप में दाती महाराज गिरफ्तार, थाने से जमानत पर रिहा, लॉकडाउन की उड़ाई थी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के शनि धाम मंदिर में लॉकडाउन के दौरान पूजा पाठ करवाने के मामले में दाती महाराज को गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि इलाके के डीसीपी अतुल ठाकुर ने की है। वहीं आपको बता दें कि दाती महाराज पर मंदिर में भीड़ जुटाकर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाने का आरोप है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दाती महाराज को जमानत भी अब मिल गई है। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी करते हुए उन्होंने सैकड़ों लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। इस आयोजन का वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार मस्जिद, मंदिर,
गुरुद्वारों को बंद किया गया है और किसी तरह की कोई भी धार्मिक आयोजन ना करने की इस लॉकडाउन में इजाजत नहीं है किसी को। लेकिन इस बीच भी जो है दाती महाराज ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया और मंदिर में पूजा कराई, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी उन्हें जमानत भी मिल गई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, दलीलें रखने की अनुमति की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखने की अनुमति मांगी है। कल प्रवासी मजदूरों के मामले में सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय सुरजेवाला की इस याचिका पर विचार करेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन के तनाव में पाकिस्तान ने लगाई आग, अपने दोस्त को यूं उकसाया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत के खिलाफ नेपाल को समर्थन देने के बाद पाकिस्तान अब लद्दाख में चीन के साथ जारी टकराव पर खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत लद्दाख में जो कर रहा है उसे चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान का ये रुख चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन द्विपक्षीय मामलों में पाकिस्तान का इस तरह कूदना शायद पहली बार हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन से हालिया संघर्ष के लिए भारत ही जिम्मेदार है, क्योंकि लद्दाख में उसकी ओर से शुरू किए गए अवैध निर्माण कार्य के बाद ही ये विवाद शुरू हुआ है। तो ये काफी बड़ी खबर है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान किस तरह से सामने आ रहा है भारत के चुनौती बनकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में वीर सावरकर का पेश किया उदाहरण। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आज देश विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें याद किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद करके कहा कि वीर सावरकर ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई में भारतीयों के संघर्ष को अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई कहने की हिम्मत दिखाई थी। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मई का महीना बहुत ही खास है। यही वह महीना था जब भारत देश के वीर जवानों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाई थी। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए काफी दुर्भाग्य की बात है कि उनके इस साहस को हमेशा विद्रोह के जरिए से देखा जाता है और उन्हें देश का गद्दार बताया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सोच स्वाभाविक रूप से हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि ये वीर दामोदर सावरकर ही थे जिन्होंने ये कहने की हिम्मत दिखाई कि जो कुछ भी हुआ वह विद्रोह नहीं बल्कि अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने की आजादी की पहली लड़ाई थी। तो ये काफी बड़ी बात कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार पर बरसी ममता बनर्जी, कहा मुझे राजनीतिक रूप से परेशान कीजिए लेकिन मेरे राज्य को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भेजने में रेलवे के कथित सनकी कामकाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की है। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जब राज्य कोरोना और अम्फान दोहरे संकट से जूझ रहा है तो कृपया मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजनीति ना करें। आगे उन्होंने कहा कि 20 मई के चक्रवात के बाद राज्य का बुनियादी ढांचा सीमा इस तरह फैला हुआ है कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर कुछ ट्रेनों ही भीतर आ सकती हैं। रेलवे द्वारा बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को लाया जाना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या हो सकती है और इससे पूरे प्रदेश में कोरोना फैल सकता है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले को लेकर अनुरोध करती हूँ कि वे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को जो है रोकें। दोस्तों डाउनलोड कीजिए टेक्सल ऐप को। डाउनलोड करते ही 20 रुपए आपके वॉलेट में तुरंत ही ऐड हो जाएंगे। इस ऐप की मिनिमम रिडीम सिर्फ 200 रुपए है जो आपको इंस्टेंट पेमेंट कर देती है। ये ऐप अर्निंग के मामले में मोस्ट पॉपुलर ऐप है। अगर आप यहाँ पर 10 रुपए की किसी स्लॉट में प्रोडक्शन करते हो तो 90 रुपए आपको मिलेंगे और आप अपने दोस्त को ये ऐप शेयर करके 10 रुपए कमा सकते हो। देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें टेक्सल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, देश के सबसे झूठे और कंफ्यूज नेता हैं राहुल गांधी, लॉकडाउन को बता रहे हैं फेल राजीव रंजन। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन को फेल बताने पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बिहार बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के युवराज देश के सबसे बड़े झूठे और कंफ्यूज नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। राहुल गांधी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो हर उस चीज को खारिज करते हैं जो इन्हें समझ में नहीं आती है। इनका कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि वह मीडिया के सामने भी उन चीजों को खारिज कर देते हैं जिसके लिए देश दुनिया में भारत की जय जयकार होती है। मिसाल के तौर पर लॉकडाउन को ही देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर दुनिया के कई देश इसे सही समय पर लागू करने के लिए भारत की प्रशंसा कर चुके हैं, लेकिन राहुल अपने कंफ्यूजन में इसे फेल बता रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि उन्हें ये तक नहीं पता कि विभिन्न रिपोर्ट के माध्यम से ये पहले ही साफ हो चुका है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज कोरोना पीड़ितों की संख्या
14 लाख से 29 लाख के बीच होती तो ये काफी बड़ा हमला बोला है बीजेपी के नेता। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात पर फर्जी खबरों के आरोप वाली याचिकाओं में एनबीएबी बने पक्षकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मीडिया के एक वर्ग पर दिल्ली में मार्च महीने में तबलीगी जमात के कार्यक्रम को कोरोना फैलाने की मुख्य वजह बताकर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोपों वाली याचिकाओं में न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष बनाए जाने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है। वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन याचिकाओं में एनबीए जो न्यूज ब्रॉडकास्ट है पूरे देश का, वो भी इसमें पक्ष हो और उसके बाद ही इस पर कार्रवाई हो कि तबलीगी जमात को लेकर जो फर्जी खबरें चलाई हैं उनके बाद उन एंकरों और उन चैनल्सों पर कार्रवाई हो सके जिन्होंने तबलीगी जमात को लेकर खबरें चलाई थी। तो इसमें ये काफी बड़ी मांग की गई थी याचिका में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे और जो भी फर्जी खबरें जिस चैनल ने और जिस एंकर ने चलाई हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा था और वो सब कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में